गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आज की क्लास में पाचन तंत्र की, मानव पाचन तंत्र की। डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना कैसे पचता है, किस किस तरह से प्रक्रिया पूर्ण होती है, वो इस टॉपिक को हम लोग जो पढ़ेंगे। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा आपका ये, लेकिन इसको हम पर्सनल नॉलेज के लिए भी, खुद की नॉलेज के लिए भी बहुत ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर से ही जुड़ा हुआ आपका टॉपिक रहेगा। आपके शरीर अंदर से कैसा है, कैसे आपकी पाचन क्रिया पूर्ण होती है, ये सब चीज़ें हमें जाननी होंगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है दोस्तों। तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपको हमेशा ही क्लास में और बोलता हूँ आपको दोस्तों कि भैया आपको ना देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना है। मैं आपको आप भी फिर बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर ट्रिक्स के लिए आए हुए हों या फिर छोटी चीज़ें के लिए आए हों कि भाई पता लग जाएगा, तो ऐसे नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा समय देना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा आपको। और मैं जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, ये जो टॉपिक करेंगे, कम से कम इसके 2 पार्ट बनेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में इसको कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ेंगे, यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं। अपने साथ कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें आप लोग और हैंड टू हैंड अपने नोट्स बनाते रहें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे अपना कमेंट बॉक्स में जो आपका कमेंट करके बताएं कि सर हमें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको ये हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह। कुछ भी आपकी कोई आपका सुझाव भी हो कि सर वीडियो में प्लीज़ ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा, ये कोई मिस्टेक्स हो गई हो, कुछ भी चीज़ आपकी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। क्लियर। एग्जाम में से क्वेश्चन या इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आपके इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाए तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं मानव पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्लियर, कि आप जो खाना पीना खाते हो, खाना पीना पचता कैसे है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि पाचन होता क्या है। देखो पाचन क्या है, जो आप लोग रोटी सब्जी दाल वाल मक्खन पनीर दूध दही जो भी आप लोग कुछ भी चीज़ खाते हो, तो वो आप खाना स्टार्ट करते हो मुँह से, और वो लास्ट में निकलता है मल के रूप से आपका बाहर निकलता है। तो मुँह से लेकर के और मल के रूप में निकलने तक की जो प्रक्रिया रहेगी उसको हम बोलेंगे पाचन तंत्र। क्लियर। अब पहली बात समझ लेते हैं कि पाचन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो पाचन की प्रक्रिया क्या है, पाचन किन किन प्रक्रिया में पूर्ण होता है। तो पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण होने में यह 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप कौन से होते हैं? पहला होता है आपका अंतर्ग्रहण, इसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं है इंजेक्शन है। उसके बाद आपका पाचन, उसके बाद थर्ड पार्ट होगा आपका अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण एसिमिलेशन, यह है एसिमिलेशन, और आपका फोर्थ रहेगा आपका बहिष्करण यानी कि इजेक्शन। अभी पहले आपको बताऊँ कि 5 स्टेप है क्या, यानी कि इन 5 स्टेपों में हमारी पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अंतर्ग्रहण का मतलब जब आप खाना खाते हो, तो खाना खाने की सिस्टम को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। उसके बाद आता है पाचन, जैसे आपने मुंह में आपका खाना गया तो वहाँ से आपका उसकी पाचन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद थर्ड आपका रहेगा यहाँ पर आपका अवशोषण, यानी कि आपने जो खाना खाया उस खाने से प्रोटीन विटामिन राइट फैट वगैरह जो भी चीज़ होता है हमारा बॉडी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषण कर लेता है। और आपका यहाँ पर फोर्थ पार्ट रहेगा आपका स्वांगीकरण। देखो दोस्तों स्वांगीकरण क्या होता है कि टेक्निकल वर्ड है आपका ये, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। स्वांगीकरण से मतलब होता है कि ये जो हमारा शरीर के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है आपका, स्पेशली छोटी आंत के अंदर हमारे खाने से जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को पूरे शरीर के अंदर भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्वांगीकरण बोलते हैं। और आपका 5th पार्ट रहेगा इजेक्शन, यानी कि आपका बहिष्करण। हाँ, बहिष्करण इजेक्शन का मतलब क्या होता है आपका, जब आपके खाने में से सारे पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद जो कचरा पट्टी होती है, यानी कि जिसमें कुछ भी नहीं बचा होता, वह पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं मल, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटी, वो मल के रूप में बाहर हो जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, ये होती है आपकी पूरी पाचन की प्रक्रिया। और जो पाचन की पूरी प्रक्रिया है ये हमारे मुख्यतः इन 5 अंगों से होकर के निकलती है। समझ गए ना, ये है 5 प्रक्रिया, इन 5 अंगों में, 5 अलग अलग अंगों में होकर के चलती है। क्लियर। यानी कि पाचन जो होता है, पाचन को करने में प्रक्रिया तो पूरी ये रहेगी, पाचन को करने में ये हमारे अंग और ये हमारी ग्रंथियां ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि इन्हीं से आपका पाचन होता है। क्लियर। अब ये पाचन में अंग कौन कौन से काम आते हैं, मुख यानी कि मुंह, और मुंह के अंदर क्या होता है आपका दांत और जीभ भी होता है, राइट। ग्रास नली
ग्रास नली बोलते हैं जो हमारी यहाँ से लेकर के मुंह के हलक से, कहते हैं हलक से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो नली होती है, राइट, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रास नली। अमाशय जिसको मिलता है पेट। छोटी आंत में होता है आपका लीवर तथा पेनक्रियाज, क्लियर, पेनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं जी? अग्नाशय। दोस्तों आपको अगर बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी को आपको थोड़ा सा इजी समझना है तो बायोलॉजी के लिए आपको इंग्लिश वाले जो शब्द हैं वो थोड़ा ध्यान रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपका यहाँ से इंग्लिश वाले शब्द ही पूछता है। और उसके बाद क्या आती है आपकी बड़ी आंत, यानी कि मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इस पूरे सिस्टम, इन 5 अंगों में क्या होती है? पाचन की प्रक्रिया होती है, और पाचन की प्रक्रिया इस तरह से पूरी कंप्लीट होती है। इसमें हमारे यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रंथियाँ काम करती हैं, राइट। ये ग्रंथि क्या होती हैं, कितने टाइप की होती है, जो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, बहिस्रावी क्या होती है, अंतःस्रावी क्या होती है, ये मैं आपको अलग से ग्रंथि वाले चैप्टर में बात करूंगा। फिलहाल हमें फोकस कहाँ पर रखना है? फिलहाल हमें फोकस रखना है पाचन तंत्र पर, क्लियर। मैंने पहले लिखा हुआ है कि पाचन किसे कहते हैं? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ना। मतलब क्या? देखो जो आप रोटी खाते हो, रोटी अगर आप जो तो ऐसे ही टुकड़ा चल जाएगा, आप उसको चबाओगे नहीं, बारीक बारीक नहीं करोगे तो जो हमारे शरीर की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, तो एक कोशिका कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, बहुत बारीक होती हैं। तो वे हमारे इन रोटी सब्जी को एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे या शोषण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका आकार छोटा है, सेल्स का आकार छोटा होता है। और आपको ये पता ही है कि जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब चूंकि इस कोशिका का क्या होता है, जो आकार होता है माइक्रोस्कोप से देखने में पता चलता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए हमारे खाए पिए को बहुत छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ता है, ताकि जो हमारी वो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो उन पोषक पदार्थों को अपने अंदर समा सके, राइट ना। भैया सुन ना सकता कि मान लिया मेरी हाइट 6 फीट है, राइट, और मुझे आप 5 फीट का या मैं 6 फीट मेरी हाइट है, आप मुझे 5 फीट का कपड़ा दो कि उसमें ढक जाऊँ? नहीं ढक सकता ना। मतलब क्या है कि जैसी हमारी कोशिकाएं होती हैं, शरीर के पोषक पदार्थों को जो हम लोग खाते हैं, उन पोषक पदार्थों को सेल्स के बराबर, यानी कि उन अणुओं को इतने बारीक कणों में लेकर के आना पड़ता है ताकि हमारी सेल एब्जॉर्व कर सके, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो उनको एब्जॉर्व कर सके। इसीलिए इस पूरे सिस्टम क्या बोलते हैं? पाचन बोल देते हैं, क्लियर। अब ऐसे दो क्वेश्चन आएगा आपका, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके कि विटामिन एंड मिनरल्स का पाचन नहीं होता, वो सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित से मतलब क्या है यहाँ पर आपका? ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को बोलते हैं हम लोग फैट का पाचन होता है। देखो दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी सेल्स होती है वो सेल्स बहुत छोटी होती हैं, तो हमारा जो भी हम खाते हैं वो इतना छोटा होना चाहिए ताकि हमारी सेल्स के अंदर जा सके, इतना छोटा नहीं होना चाहिए। तो देखो जो हमारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी वगैरह, आप किसी को लीजिए, आप एग्जाम्पल लेते हैं, नींबू होता है, आप नींबू को निचोड़िए, पानी निकलेगा। अब पानी ऑलरेडी इतना ही तरल होता है कि वो बहुत ही छोटे अणु में होता है, उसके लिए पाचन प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, उसको सेल, कोशिका सीधा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो अगर हमारे सेल के अंदर पोषक पदार्थ जाएंगे तो सेल मजबूत होगी, सेल मजबूत होगी तो शरीर से हमारे बनने वाले जो हमारे अंग हैं वो मजबूत रहेंगे, वो मजबूत रहेंगे तो हमारा पूरी बॉडी अच्छी रहेगी, क्लियर इतना। तो जो विटामिन होता है, वापस मैं इस टॉपिक पर आता हूँ, विटामिन सी एग्जाम्पल तौर पर, विटामिन सी लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटे छोटे अणुओं में होते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को पाचन करना होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? रोटी, चावल, दाल वगैरह, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन जो आप लोग सोयाबीन वगैरह खाते हैं, फैट, तेल, घी, मक्खन वगैरह, ये सब आपके फैट होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी आकार में होता है। भाई रोटी आपने खाई, टुकड़ा खाता नहीं खाते, तो इनको पचाना पड़ता है। क्यों पचाना पड़ता है? ताकि ये छोटे छोटे हो जाएं, जिससे कि हमारी सेल्स इनको सोख सके। इतना क्लियर हो चुका? चलिए, ये बहुत खास क्वेश्चन आपका ध्यान रखना है कि विटामिन एंड मिनरल्स का पाचन नहीं होता, ये सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। मिनरल्स मतलब आपका पानी भी आता है, पानी आपका मिनरल्स ही है, क्लियर। पानी का पाचन नहीं होता। वापस इस बात पे अब जाओ हम लोग कि जो हमारे ये 5 अंग होते हैं, ये 5 अंग दिखने में कैसे होते हैं? जी आपने बता तो दिया, ये ग्रास नली, अमाशय वगैरह, इनके आज तक मैंने देखे तो है नहीं है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा भी। उससे पहले आपको बताऊंगा कि इन 5 अंगों को मुंह से लेकर के और बड़ी आंत तक का जो पूरा सिस्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग आहार नाल,
आहार नाल। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपका कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है मेरे भाई वो होती है आपकी 32 से 36 फीट तक। एफ टी बोले तो फीट या आपका 9 मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 से 36 फीट या फिर 9 से 10 मीटर। 10 मीटर कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि देखो होता है क्या है, अगर मैं ज़्यादा लंबा हूँ तो मेरे जो ऑर्गन्स रहेंगे या मेरी जो नली रहेगी लंबी रहेगी, लेकिन मैं अगर छोटा हूँ तो मेरी कम रहेगी। मैं ज़्यादा तकड़ा हूँ तो मेरे ऑर्गन्स क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। मैं पतला हूँ, मैं छोटा हूँ तो मेरे ऑर्गन्स छोटे रहेंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन एक एवरेज होता है आपका कि 32 से 36 फीट या फिर 9 से 10 मीटर, कुछ भी आप लोग मान लीजिए। ये डिपेंड करे आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है। तो आहार नाल किसे बोलते हैं, जिसमें आपका मुंह से लेकर के बड़ी आंत तक का सिस्टम शामिल होता है, इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल बोल देते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लंबाई होती है आपका 32 से 36 मीटर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आहार नाल क्या होती है, या जो हमारे शरीर की जो अंग है, ये अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी, और कहाँ पर स्थित होते हैं आपके। किधर इतना, चलिए देखो दोस्तों, मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं हर एक वो चीज़ बता सकूं, जो यानी कि आपको मैं हर एक वो चीज़ बताऊं जो आपके हर एक छोटी छोटी चीज़ आपके पता नहीं होती है, हम छोड़ देते हैं, यार इसका छोड़, समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए, धैर्य बना कर रखिए, आपको सब चीज़ें बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक ये मैं ही हूँ मान लीजिएगा, या आप ही हैं, ये आप मानिए, अपने आप को मानिए कि मैं हूँ। और ये आपका मुंह रहेगा, मुंह से लेकर के ये एक नाल रहेगी, यहाँ से आपका लीवर रहेगा, ये आपका पेट रहेगा, ये छोटी आंत, और आपकी ये बड़ी आंत। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मैंने आपको बताया ना पूरा का पूरा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें शामिल क्या होता है, मुंह, ग्रास नली, मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत। ये 5 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, क्लियर। अब आपका देखो, आप जब भी खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में क्या होता है आपका, यहाँ पर आपकी इस मुंह के अंदर आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथि, जो आपको लिखा हुआ है। जो आप देखते हो ना, जब भी आप कोई चीज़ खाना खाते हो, कोई बढ़िया जैसे कि भैया चलो पिज्जा खाने चल रहे हैं, बर्गर खाने चल रहे हैं, या घर पास समोसे खाने चल रहे हैं, या घर पास मम्मी ने छोले चावल बना रखे हैं, या मम्मी ने आज पनीर बना रखा है, तो मुँह में कहता है पानी आ जाता है। तो पानी कहाँ से आता है, वो पानी आता है आपका यहीं पर जो आपकी लार ग्रंथि होती है, ठीक है जी, इन्हीं से आपका आता है वो लार ग्रंथि। और वो लार ग्रंथि क्या करती है, हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। ये मैं आपको सारी डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद जो आप ये देख रहे हो पूरी ये पाइप जो देख रहे हो, ये जो पूरा पाइप देख रहे हो, ये पूरा पाइप हम इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली क्या देते हैं, या फिर कहते हैं फूड पाइप, क्योंकि इसमें से हमारा खाना जाता है आपका। तो इसको बोलते हैं हम लोग पूरे को पूरे बोलते हैं फूड पाइप या ग्रास नली। इसकी कुल लंबाई आपकी होती है ऑन एन एवरेज लगभग आपका 25 सेंटीमीटर आपकी इसकी टोटल लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद ये लंबाई होगी, मुंह हो गया, ग्रास नली होगी। अब देखो ये जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है आपका पूरा पेट, ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका पूरा पेट, ठीक, थैलीनुमा। ये पेट रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा ये लीवर, ये रहेगा पूरा लीवर। लीवर के नीचे आपको दिखाई जो दे रहा है, ये है आपका यहाँ पर आपका पित्त की थैली, इसे आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में गाल ब्लैडर। ये पित्त की थैली हो गई, ये हो गया आपका लीवर। और ये जो आपको पेट के पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका पैनक्रियाज। ये है आपका पैनक्रियाज, जो लीवर और जिससे जुड़ा होता है आपका, छोटी आंत से जुड़ा होता है आपका। लीवर और जो पैनक्रियाज जुड़ी होती है वो छोटी आंत से जुड़ी होती है, समझ में आ गया। यानी कि ये होती है आपका पेट के पीछे जुड़ी होती है, ये पेट के पीछे होगी आपकी पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोमच। पेट सिर्फ इतना होता है हमारा, ये पेट होता है पूरा। हम जो बोलते हैं ना कि पूरा ये पेट हो गया, पूरा पेट नहीं होता ये पेट सिर्फ इतना होता है आपका छोटा सा, जिसकी आपको मैं बताऊं जो लंबाई होती है वो लगभग आपकी 10 इंच होती है, और जो चौड़ाई होती है इस पेट की मात्र 4 इंच होती है, क्लियर। तो ये लीवर, पेट, पैनक्रियाज, उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गुचड़ मुचड़ दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो टिपिकल चीज दिखाई दे रही है, ये है हमारी छोटी आंत। क्या रहेगी, छोटी आंत। कहने को छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई 6.25 मीटर तक होती है, 6.25 मीटर इस छोटी आंत की लंबाई, क्योंकि ये ऐसे ही गुथी मुथी सी रहती है, क्लियर। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये रहती है आपकी यहाँ पर बड़ी आंत। क्या होती है आपकी, बड़ी आंत। ये होती है आपकी बड़ी आंत। तो पहले खाना कहाँ पर आएगा, मुंह में, मुंह के बाद ग्रास नली से होते हैं पेट में आएगा, पेट के बाद कहाँ पर आएगा आपका
यहाँ पर छोटी आंत में आएगा, और जब छोटी आंत में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो लीवर एंड, जो आपके लीवर एंड पेनक्रियाज होते हैं, यहाँ पर आपके बहुत सारे रस पाचक एंजाइम इसमें छोड़ते हैं, और उसके बाद जो हमारे खाने का जो पूर्ण पाचन होता है, संपूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, क्लियर। और छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होने के बाद आपका जो बाकी का कचरा पट्टी होती है वो बड़ी आंत के रास्ते, इस तरह से बड़ी आंत के रास्ते होते हुए हमारे मल के रूप में बाहर निकल जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये देखो, ये जो होता है ये होता है आपका अपेंडिक्स। ये जो अंग होता है इसको बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स। बोलते हैं जी मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, मेरे अपेंडिक्स का दर्द हुआ, तो ये अपेंडिक्स आपका बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटी सी नली होती है, ये होता है आपका अपेंडिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग, क्योंकि हम इस अपेंडिक्स पार्ट का जो आपका बड़ी से जुड़ा होता है, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, और जिस अंग का हमारे शरीर में कोई काम ना हो उस अंग को बोलते हैं हम लोग अवशेषी अंग, इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। फिर ये काम किस काम आता है, देखो ये जो आपका अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स मुख्य रूप से जो आपका हरा चारा या जो घास फूस होती है, घास फूस पचाने के लिए काम आता है, राइट। अब चूंकि ऐसा कहा जाता है कि हम लोग पहले पूर्वज बंदर थे तो तब हमारे शरीर में ये बड़ा था, लेकिन जब से हम लोग घास फूस खाना छोड़ दिए तो क्या हुआ, ये छोटा होता चला गया। अगर आप बात करोगे जो हाथी घोड़े वगैरह होते हैं उनमें ये जो अपेंडिक्स होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, चूंकि इसका कुछ मुख्य काम तो है नहीं है, जब इसमें दर्द होता है, अब दर्द क्यों होता है, दर्द इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई चीज़ रुक जाए, रुकने के बाद सड़ने लग जाए तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसको फिर यहाँ से निकाल देता है आपका, तो अपेंडिक्स यहीं पर रहेगा आपका, क्लियर। तो अपेंडिक्स आपका यहीं पर रहता है, आपको ध्यान रख लेना है। बाकी इसके बारे में आपको बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी जो छोटी आंत होती है इसके 3 हिस्से अलग होते हैं, बड़ी आंत कैसे काम करती है वगैरह वगैरह। फिलहाल बस मेरा आपको समझाने का पर्पज यहाँ पर इतना था कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, और यहाँ पर आपके लीवर या आपके लीवर वगैरह या पेनक्रियाज कहाँ पर होते हैं, समझ गए ना। तो उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं, क्लियर। अब इसके बाद आपको एक छोटी सी वो दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अच्छे से और साफ सा। तो ये आपका यहाँ पर लीवर हो गया पूरा, लीवर के नीचे आपका यहाँ पर होगी पित्त की थैली। उसके बाद आपका यहाँ पर जो पीला दिखाई दे रहा है, ये पीला आपका हो जाता है यहाँ पर आपका पेनक्रियाज, अग्नाशय। ये होता है केवल आपका पेट सिर्फ इतना सा होता है, ज़्यादा मत भरा करो उसको कि जो ठूस चल रही रोटी, उनको आज दावत है मिल रही दोस्त से तो ले लो बस आज, या शादी में है तो भर लो, भाई छोटा सा पेट होता है आपका, ध्यान रखना। उसके बाद आपके यहाँ पर जाएगी, ये हो जाती है आपकी छोटी आंत, और उसके बाद ये होती है आपकी बड़ी आंत, ठीक है जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंडिक्स। उसके बाद अगर आप देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जी जब छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर है तो उसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं, और बड़ी आंत की जो लंबाई है मात्र 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर है, तो उसको हम लोग छोटी आंत क्यों बड़ी आंत क्यों बोलते हैं, लंबाई कम होने के बाद भी। तो इसलिए बोलते हैं, देखो जो आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत का जो डायामीटर है, जो उसकी चौड़ाई है, जैसे हम बात करो ना इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई अंदर से वो कम होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं छोटी आंत। अब जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है बड़ी, इसलिए हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं। जबकि छोटी आंत कहने को छोटी है लेकिन लंबाई में बड़ी है, और बड़ी आंत कहने को बड़ी है लेकिन लंबाई में छोटी है। कन्फ्यूज तो नहीं होगी? कन्फ्यूज हो गया हो तो इसको थोड़ा सा एक बार पीछे करके देख लेना 20-30 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाती है आपका पूरा ऑर्गन्स, और इन्हीं सभी ऑर्गन्स में क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। और अब फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अब इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है जी। अब हम इन सारे अंगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डिटेल के अंदर, क्लियर। प्रॉमिस है आपका, एक भी क्वेश्चन ऐसे छूटने नहीं दूंगा, बस आप लोग इसी तरह से साथ बने रहें। और देखो वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे ना तो भाई कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो आप क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ ले। अब वो जमाना चला गया कि जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता था कि भाई ये बता दो कि उसका ताजमहल किसने बनवाया था, राइट, या भोजन कैसे पचता है। तो ये सब चीज़ें, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो फिर क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, आप हर किसी का एग्जाम में आंसर दे दोगे, ठीक है भाई। चलिए अब हमारा पहला अंग क्या था, हमारा पहला अंग है आपका, पहला अंग रहेगा हमारा मुख। मुख को क्या बोलते हैं, मुख गुहा भी बोल देते हैं, मुख गुहा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग माउथ
ओरल कैविटी, या बकल कैविटी। बकल कैविटी, ये 3-4 नाम आपके इसी के हो जाते हैं। ठीक है जी। आपने देखा एक आता था ओरल बी टूथब्रश वगैरह, तो ओरल क्यों बोलता है? क्योंकि ओरल को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सॉरी मुंह को क्या बोलते हैं, ओरल बोल देते हैं। बकल भी इसको बोल देते हैं मुख गुहा। अब मुख गुहा क्या होता है आपका, जिसको आप लोग बोलते हैं ना हलक, हलक को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा, जहाँ से आपकी जीभ स्टार्ट होती है, ये वाली नहीं, अंदर से जो स्टार्ट होती है, अंदर से, तो उसको बोलते हैं हम लोग मुख गुहा। तो मुख कहूँ, मुख गुहा कहूँ, माउथ कहूँ, ओरल कैविटी कहूँ या बकल कैविटी कहूँ, बात एक ही रहेगी। क्लियर इतना? अब यहाँ पर आपके मुख गुहा में आपके दो अंग होते हैं आपके, एक होता है आपका दांत और दूसरा होता है आपके यहाँ पर आपका जीभ। तो दांत को तो हम साइड में करेंगे। दांत का सिर्फ काम कितना होता है? दांत का काम होता है जो भी हम लोग खाते हैं, गाजर मूली रोटी गाजर मूली जो भी हम लोग खाते हैं, रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, उसको काटने का काम होता है। क्योंकि शरीर खाए हुए भोजन को छोटे चीज़ों में कौन तोड़ेगा? दांत ही तोड़ेंगे आपके। तो दांत को तो मैं आपको थोड़ा सा आपको साइड में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आपका जीभ की, ठीक है जी। या फिर इससे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ भी होती हैं। यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या होती है आपकी? ग्रंथि। और यहाँ पर ग्रंथि कौन सी होती है आपकी? वो होती है आपकी लाल ग्रंथि। क्लियर? तो मुंह के अंदर हमें क्या पढ़ना है? मुंह के अंदर हमें बात करनी है दांत की, जीभ की और ग्रंथि की, जबकि मैं आपको दांत पढ़ाऊंगा अलग से, अलग वीडियो में बना करके, क्योंकि वो थोड़ा साइड का टॉपिक रहेगा। ठीक है, हमें फोकस कहाँ पर करना है? हमें फोकस करना है केवल आपका पाचन तंत्र पर फोकस करना रहेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। जीभ डालेंगे हेडिंग आप लोग अब इसमें, जीभ। जीभ जीभ को हम लोग क्या बोलते हैं? टंग। क्या बोलते हैं जी? टंग बोलते हैं। ठीक है जी। थोड़ा बहुत स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक का भी आप लोग देख लेना, ठीक है। जीभ का जो लैटिन भाषा में जो शब्द है, लैटिन भाषा में, वो है आपका लैंग्वा। ठीक है जी। आपकी जो जीभ की जो लंबाई होती है, जीभ की लंबाई वो होती है आपकी 4 इंच या 10 सेंटीमीटर। क्या है ना कि तेरे 4 इंच की जीभ बहुत चलाए हो, बहुत जुबान चलाए हुआ तू, 4 इंच की छोटी जुबान, तो उसकी लंबाई कितनी होगी आपकी? 4 इंच इसकी लंबाई होती है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है जी कि जीभ एक मांसपेशीय अंग है। कैसा अंग है? मांसपेशीय अंग है, क्योंकि इसमें कोई हड्डी तो होती नहीं है, मांसपेशीय अंग है, यानी कि आपका मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पर आपका मस्कुलर ऑर्गन हो गया आपका। जीभ एक संवेदी अंग भी है, संवेदी संवेदी किसे बोलते हैं हम लोग? सेंसरी ऑर्गन। देखो जो आपके जैसे कान हो गया, नाक हो गया, ये आपका जीभ होगी, जो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं, नाक से हम लोग सूंघते हैं वगैरह, तो ये आपका संवेदी अंग है आपका। क्लियर? जीभ मांसपेशी तथा संवेदी अंग रहेगा आपका। लंबाई 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, देखो जो आपकी जीभ होती है आगे से तो फ्री होती है, कहीं ना जुड़ी हुई होगी नहीं होगी, तो जो जीभ जुड़ी होती है, ये हमारी जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है आपका थोरासिक बोन से, THORASIC, थोरासिक बोन, जिसको हम बोलते हैं गले की हड्डी। ठीक है। तो जो हमारी जीभ जुड़ी होती है वो थोरासिक बोन से जुड़ी होती है, और जहाँ से वो जीभ जुड़ी होती है वहीं से हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं आपका मुख गुहा। बिल्कुल लास्ट में इसको बोलते हैं हलक, वही वहीं से आपको शुरुआत होता है आपका, और वहीं पर आपकी जुड़ी होती है किससे? थोरासिक बोन से। अगर जुड़ी हुई नहीं होगी तो क्या होगा? पता लगा हम खाना खा रहे और खाना साथ ही हमारे कहाँ चली गई? जीभ हमारी पेट में चली गई। तो इसलिए थोरासिक नामक हड्डी से ये जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हम बात करेंगे, तो जो आप जीभ देखते हो, तो जीभ के ऊपर आपका ना दाने से होते हैं, उन दाने से को बोलते हैं हम लोग टेस्ट बड्स। क्या होता है आपका? टेस्ट बड्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्वाद कलिकाएं।
ठीक है जी, क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएँ होती हैं। अब स्वाद कलिकाएँ होती कैसे हैं? जीभ पर हमारे कहाँ पर कौन सा टेस्ट हमें, जीभ जो होती है हमारी होती है कि जो बहुत चटपटी होती है ना, कि देखते ही गोलगप्पे याद आ जाते हैं, मुँह में पानी आता है, राइट ना। तो कैसे होता है? देखो, जब आपकी जीभ होती है, जीभ के ऊपर आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। आपके जीभ के जो अगला भाग रहेगा, ठीक है, जीभ के अगले भाग पर होता है आपका मीठे टेस्ट बर्ड्स, मीठे टेस्ट बर्ड्स, यानी कि हमें मीठे का एहसास कराते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके यहाँ पर होता है आपका नमकीन, दोनों साइड ही होते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ये नमकीन। उसके बाद आपका क्या? खट्टा। और यहाँ पर जो पीछे बिल्कुल लास्ट में जो होता है आपका, यहाँ पर इस वाले हिस्से पर होता है आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कड़वा, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट बर्ड्स। किधर इतना? तो ये आपका खट्टा रहेगा, हाँ, अगले वाला मीठा, बीच में पीछे उसके बाद नमकीन, उसके बाद खट्टा, सबसे लास्ट में क्या रहेगा? कड़वा। बहुत सा करता है कि जो दवाई लेता है अगर पीछे रखता है, वो काम मत किया करो, क्योंकि पीछे रखोगे तो क्या होगा? कड़वा ही दिखाई देगा ना, दिखाई देगा आपको। और मीठा आपका यहाँ पर होगा बिल्कुल आगे साइड में, ठीक है, जिससे कि सबसे पहले बंदे को क्या मिले? कुछ मीठा टेस्ट मिले। तो ये हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ऐसे एग्जाम में आपसे कि जिह्वा, इसको जीवा बोल देते हैं, जिह्वा, ठीक है जी। जीभ या जीवा या टंग के अग्रभाग में किस चीज़ के टेस्ट बर्ड्स होते हैं? आपके मीठे के, उसके बाद नमकीन, उसके बाद खट्टे, उसके बाद कड़वे। किधर इसमें? इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भाई यहाँ पर अब देखो, जब भी कोई अंग चलता है हमारा, चलता है अंग, तो अंग किसी न किसी उसको ब्लड की आपूर्ति हो रही होगी तभी तो चल रहा होगा। अब ब्लड को आपूर्ति करेगा तो कोई ना कोई धमनी करेगी, राइट। तो जो जीभ हमारी चलती है, आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है, ये हमारे इसके अंदर रक्त बह रहा है तभी तो चल रही है, नहीं तो नहीं चलती है। आपने देखा होगा ना, जब किसी को फालिस पड़ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो क्या होता है? उसके जीभ की जो कह सकते हैं ना, जो रक्त मिलना होता है, खून जो उसको मिल रहा होता है, जो बहाव होता है, वो बहाव नहीं पहुंच पाता। और जिस अंग पर खून का बहाव नहीं पहुंच पाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि इसको जो फालिस पड़ गया, उसको पैरालिसिस हो गया। तो हमें यहाँ पे जानने की जरूरत रहेगी कि जीभ को कौन सी धमनी? लिंगुअल धमनी, लिंगुअल धमनी, लिंगुअल धमनी रक्त पहुंचाती है, ठीक है जी। ये हो गया आपका किसके? जीभ से संबंधित सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर। कि जीभ, अब यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से खास रहेगी आपकी? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पे खास क्या रहेगा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास रहेगा आपका कि जीभ कौन सी हड्डी जुड़ी होती है? थोरासिक बोन से जुड़ी होती है। किधर? जीभ कैसा अंग है? ये बहुत एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में आपका, कि यह एक संवेदी या सेंसरी अंग है और मांसपेशी अंग रहेगा, क्लियर। उसके बाद स्वाद कलिकाएं होंगी, आपको बता दिया मैंने। और लिंगुअल धमनी जीभ तक क्या करती है? रक्त को पहुँचाती है, क्लियर इसमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग इसमें। तो बात करेंगे हम लोग जीभ के बाद, हमने बात की थी ग्रंथि की भी बात की थी कि मुंह में ग्रंथि भी होती हैं, लार ग्रंथियाँ। तो हम बात करेंगे लार ग्रंथि की। देखो दांत ने क्या किया? दांत ने अपना काम किया। दांत ने क्या किया? जब भी आपने रोटी खाई, उसको छोटे छोटे बारीक बारीक कणों में तोड़ दिया। तोड़ देते हैं, तोड़ देता। तोड़ने के बाद में क्या किया? आपका जीभ उसको रखती है अपने ऊपर और आपको टेस्ट कराती है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा नहीं है, आपको टेस्ट कराएगी। अब जो लार क्या काम करेगी? जो आपकी लार होती है, लार मुंह के अंदर लार बनती है, लार हमारी 3 ग्रंथि बनाती हैं। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि भाई मेरे मुंह में 3 लार ग्रंथि होती हैं, ठीक है जी। 3 होती हैं। एक होती है आपकी सबमैंडिबुलर, एक होती है आपकी पैरोटिड, एक होती है आपकी सबमैंडिबुलर, एक होती है आपकी पैरोटिड ग्रंथि, एक होती है आपकी सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। तीनों ही ग्रंथि हैं आपकी ये, ठीक है। ये हमारे मुंह में पाए जाने वाले 3 ग्रंथि होती हैं, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी वो रहेगी आपकी पैरोटिड ग्रंथि। यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, यहाँ सबको शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में क्या करना है आपको? जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है जी? होती है आपकी
पैरोटिड ग्रंथि। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना जैसे ही आप खाना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि मुंह में पानी आने लगता है, ये वही लार होता है। क्लियर? तो यहाँ से आपको ये ग्रंथि होगी, यही ग्रंथि क्या करेंगी, यहाँ से आपका कुछ एंजाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एंजाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? एंजाइम। वैसे एंजाइम कौन कौन से निकलेंगे, ठीक है। मतलब आपको मोस्टली जो ध्यान रखना है, ऐसा कुछ ध्यान रख लेना है कि पैरोटिड क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी रहेगी, पैरोटिड ग्रंथि रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो लार में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, एंजाइम यानी कि हम लोग बोलते हैं इसको उत्प्रेरक, ठीक है जी। ये यहाँ पर एंजाइम कौन से होते हैं, तो एंजाइम आपका रहेगा यहाँ पर आपका टाइलिन को बोलते हैं PTYLYN, टाइलिन या अमाइलेज, आपके यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। और एक यहाँ पर पाया जाता है आपका लाइसोम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ तक मैं लिखवाने वाला हूँ उसके कार्य। देखो जो टाइलिन होता है आपका, टाइलिन या अमाइलेज, ये क्या काम करता है, ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम। किससे काम? कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम। कार्बोहाइड्रेट को पचाना, ठीक है जी। और जो लाइसोम होता है, देखो आप देखते होगे बहुत सी बार कि जब मान लिया आप कभी खेत में हैं या घर हैं या कभी आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया, या फिर आप जो टिफिन लेकर आए या कुछ भी आपने किया, उसमें मतलब किसी न किसी रूप में क्या हुआ, आपके खाने से अपने गंदगी चली गई। तो ये जो लाइसोम होता है आपका, जो लाइसोम एंजाइम होता है आपका लार के अंदर, ये लाइसोम उन हानिकारक बैक्टीरिया करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, हानिकारक बैक्टीरिया को मुंह में ही खत्म कर देता है, तो टाइलिन हो गया जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देगा, और लाइसोम हो गया आपका जो हानिकारक बैक्टीरिया को मुंह में खत्म कर देगा, ठीक है जी। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमारे सिस्टम में यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम ऑलरेडी बनाया है कि जब अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे ना, आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ सकते। तो जो आपकी लार होती है, ये लार आपका हानिकारक बैक्टीरिया से बचाती है। आप देखते हो जनरली जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कभी फर्श पे खेल रहे होते हैं, खिलौना नीचे पड़ा तो उसको मुंह में उठा लिया, राइट, वो बीमार क्यों नहीं पड़ते। आप देखते हो ना बच्चों को बहुत तरह की लार लटकी होती है, यहाँ भी मम्मी यहाँ बहुत से रुमाल बांधे रखे हैं, होते कि नहीं होता। तो वहाँ पर लार क्या होती है आपकी, लार निकलने के कारण, और उसमें आपको पता है कि लार में क्या होता है, लाइसोम पाया जाता है आपका। तो और जो हानिकारक बैक्टीरिया यानी कि बच्चे ने गंदगी कर मुंह में चली भी गई, तो ये वहाँ पर आपका एंजाइम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को मार देते हैं, इसलिए बच्चे बीमार नहीं पड़ते। और कुदरत ने देखो कितना अच्छा किया, क्योंकि बच्चा तो गंदगी में मतलब मिट्टी में खेलेगा, नीचे खेलेगा, तो कुदरत ने बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा लार बनाई। जितना बच्चा बड़ा होता चला जाएगा उतनी लार बननी कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो कुदरत का ही करिश्मा है। तो लाइसोम हानिकारक बैक्टीरिया खत्म करता है, और टाइलिन क्या करता है, या अमाइलेज या आपका कार्बोहाइड्रेट को बचाता है। अब देखो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में यहाँ से आपका कि सबसे पहले पाचन किसका होता है। आपको कहते हैं ना कि जगह एनर्जी डाउन हो रही हो तो कुछ मीठा खा लो, राइट, या केला खा लीजिए, राइट, या दूध पी लीजिए, या आप कोई भी ड्राई फ्रूट खा लीजिए, या फिर आपको कहते हैं ग्लूकोज पी लीजिए। क्या पी लीजिए? ग्लूकोज पी लीजिए। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके बादाम, ड्राई फ्रूट हो गया, ग्लूकोज वगैरह हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का तो एक रूप है। हमें ग्लूकोज से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमें बादाम से भी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जितने भी आप लोग ड्राई फ्रूट खाते हो, जो भी आप चीज़ मीठी चीज़ खाते हो, हर एक मीठी चीज़ में क्या आपका कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है आपका, हम किसकी बात कर रहे हैं, मुख की बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, मुंह में ही शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे जल्दी एनर्जी देने का काम कौन करता है आपका, कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। तभी तो कहते हैं आप लोग जिम में जाते हो, तब आप लोग क्यों लेके जाते हो ग्लूकोज, क्योंकि आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसका पाचन शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका लार ग्रंथि। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पर लार बनती है, लार का जो पीएच वैल्यू होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि जिसकी जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी पीएच वैल्यू होती है जी 6.5। ये हल्का होता है आपका, हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। क्लियर इसमें इतना? आगे चलेंगे। अब आपको नोट में 2-1 पॉइंट लिखने हैं। नोट में 2-1 पॉइंट क्या लिखना है यहाँ पर आपको
नोट में पॉइंट लिखेंगे आप लोग। देखो इसे आपको लिखा ना, इंसान के अंदर क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि जो लार बनाती है, यही जो पैरोटिड ग्रंथि आप देखते हो सांप, नाग देवता, जो आपका सांप होता है, सांप के अंदर यही पैरोटिड ग्रंथि क्या बन जाती है, विष ग्रंथि बन जाती है। क्या बन जाती है, विष ग्रंथि, पॉइजन ग्लैंड। पहला आपको पॉइंट ये लिखना है, लिखेंगे पॉइंट बना के पहला पॉइंट आप लोग कि सांप के अंदर यही पैरोटिड ग्रंथि विष ग्रंथि बन जाती है। सांप के अंदर यही ग्रंथि विष ग्रंथि बन जाती है। क्लियर। नोट नंबर 2, पैरोटिड ग्रंथि ये आपके मुंह में पाई जाती है, ठीक है, मुंह में पाई जाती है आपकी यहीं पर ही ऊपर ही। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि ध्यान रखना आप लोग, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको करना है, मुंह में पड़े हुए भोजन को, मुंह में पड़े हुए भोजन को बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बोलस, लिखता हूं, बोलस कहते हैं, बोलस कहते हैं। आप कहते हैं ना मम्मी के टुकड़े में बाल निकल के, क्या निकल गया, बाल, आप निकालते हैं एकदम उनका दिखाते हो, मुंह से निकाल कर दिखाते हो, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बोलस कहते हैं। क्या इसमें इतना आपको, तो आपने क्या पढ़ा, लार ग्रंथि में 3 ग्रंथि होती है, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड और सब लिंगुअल ग्रंथि होती है। इसमें से खास कौन सी रहेगी, पैरोटिड ग्रंथि रहेगी। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम या अमाइलेज, ये काम करते हैं, ये कार्य रहेगा कार्बोहाइड्रेट को पचाना, इसलिए हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद लाइसोम क्या करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को मुंह में ही खत्म कर देता है। लार की जो पीएच वैल्यू होती है 6.8 होती है, क्या होता है, ये हल्का अम्लीय होता है। उसके बाद बोलस, मुंह में पड़े हुए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलस कहते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ से आपका लार, आपका जो खाना है आपने चबा लिया, लार उसमें मिल गई है, चिपचिपा पूरा हो चुका, छोटे छोटे कणों में टूट चुका वो, अब क्या करेगा, अब ये खाना आपका किसके थ्रू होता है, वह क्या बोलते हैं लोग उसको, ग्रास नली, ग्रास नली के थ्रू होता है, कहाँ तक पहुँचेगा, पेट में पहुँचेगा। तो हम लोग आगे बात करेंगे आपका ग्रास नली की, ठीक है। आगे चलेंगे ग्रास नली। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी ग्रास नली। ग्रास नली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप, ठीक है जी। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस कहता है फिर, ठीक है। अब इसका काम क्या रहेगा, इसका काम सिर्फ इतना रहेगा आपका, इसका काम सिर्फ इतना रहेगा आपका, इसमें देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपका ओइसोफेगस होता है आपका। इस ओइसोफेगस का काम क्या रहेगा, मुंह में पड़े हुए भोजन को कहाँ तक पहुँचाना, आपका पेट तक पहुँचाना, बाकी और कोई नहीं रहेगा। तो आप लोग इसमें लिखेंगे ओइसोफेगस की पहली बात तो लिखेंगे आप लोग, क्या है, एक मांसपेशीय अंग है, मांसपेशीय अंग है। दूसरा आपको लिखना है इसकी कुल लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर रहती है आपका। उसके बाद इस पर लिखेंगे आप लोग खाने का मुंह से पेट यानी कि स्टोमच तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेरिस्टालिस कहलाती है, पेरिस्टालिस कहलाती है। आपका जो खाना होता है जब ये इस यहाँ से ऐसे जाता है तो क्या होता है, ये देख रहे हैं ना, आपने ये इसमें कुछ चीज़ से डाल दिया, आपने इसमें कंचा डाल दिया, ठीक है। अब अगर आप कंचा डालते हैं, कंचा इसमें फंस गया तो क्या करोगे, इसको नीचे को सकोड़ोगे ना सकोड़ोगे। तो यहाँ से क्या होता है आपका जो फूड पाइप यानी कि जो हमारा ग्रास नली की जो नलियाँ जो कोशिका जो होती हैं, वो कोशिका खाने को ऐसे प्रेस करते हुए नीचे तक ले जाती हैं। इस सिस्टम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं। क्या इसमें उसके बाद ही बहुत खास कर रहेगा आपको यहाँ पर वही पॉइंट रहेगा कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता, ठीक है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ होता है मुंह में पड़े हुए बोलस को, मुंह में पड़े हुए खाना क्या होता है, बोलस बोलते हैं, बोलस को कहाँ तक पहुँचाना, पेट तक पहुँचाना, ठीक है दोस्तों।
तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोक देते हैं। आपका ग्रास नली बस इतना ही पॉइंट रहेगा। इसके बाद खाना कहाँ पहुँच जाएगा आपका, इसके बाद खाना पहुँच जाएगा आपका पेट में पहुँच जाएगा। अब चूँकि पेट अपना आप में एक बहुत बड़ा चीज़ रहेगी, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ये हमारी जो पाचन तंत्र रहेगा लगभग आपके 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा। बस आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर इसको घुमा फिरा करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके जी, नमस्कार।